हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आपको अच्छा होना भी चाहिए क्योंकि वी आर इन द लास्ट लैब। और इसमें अगर हमने कुछ गड़बड़ की तो इट कैन कॉस्ट अस 1 more year। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। सो वी आर एट द सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ आवर साइंस एंड टेक सीरीज़ फॉर प्रीलिम्स। सो फर्स्ट आर्टिकल है, ये फेबररी की मैगज़ीन है 2024। तो फर्स्ट आर्टिकल है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्रिटिकल सेक्टर्स को लेके एक रोड मैप ड्राफ्ट किया है उसके बारे में। तो क्रिटिकल सेक्टर्स क्या हैं या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर्स क्या हैं? एक्चुअली में ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें गवर्नमेंट के लिए क्रिटिकल रोल, गवर्नमेंट और नेशन के लिए क्रिटिकल रोल रहने वाला है, जैसे कि फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, नेशनल सिक्योरिटी को लेके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेके। उसी से रिलेटेड बनाया गया है इस रोड मैप को, जिससे हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी से प्रूव हो पाएँ और हम अपने आप को, जैसे साइबर अटैक हुआ था एम्स में, तो ये क्रिटिकल सेक्टर आ जाता है कि हमें साइबर सिक्योरिटी पे काफ़ी ध्यान देना है। सो ये डेवलप किया है सीडेक के द्वारा। सीडेक बनाई गई थी पुणे इंडिया में, इसका हेडक्वार्टर। ये बनाई गई थी 1988 में। और ये सुपर कंप्यूटर भी इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है फॉर आ गवर्नमेंट। और जैसे जो परम 8000 था वो इसी सीडेक ने ही बनाया था। जो अब सुपर कंप्यूटर है सबसे फास्टेस्ट इंडिया में, उसका नाम है एरावत। इसे रिसेंटली जर्मनी में किया गया था और ये टॉप कंट्रीज़ के सुपर कंप्यूटर्स में एक था। इस वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्रिटिकल सेक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स आपको समझ में आ गए कि जो एक नेशन की फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है? इसका सिग्निफिकेंस ये होने वाला है कि हमें ग्लोबल पार्टनरशिप में लीडरशिप मिल सकती है। इंडियनाइजेशन, जो जैसे मेड इन इंडिया हो रहा है, एप्पल यहाँ पे बनने लगा है, वैसे ही जो टेक्नोलॉजी है वो इंडियनाइज हो जाएगी। स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी मिल जाएगी। व्हाट इज़ स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी? कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, हमें दूसरे पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर हम किसी और कंट्री से हेल्प लेते हैं तो आगे चल के हमें भी उनका फेवर वापस करना पड़ेगा, तो हम अपने इंटरेस्ट में डिसीजन खुल के नहीं ले पाएंगे। वो एक फ़ायदा मिलेगा इससे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ऑब्वियस है, यही नॉर्मल चीज़ें हैं। बट एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक रीसेंट डिक्लेरेशन किया है जिसमें मोदी जी भी गए थे। सो प्लीज़ टेल मी कि उस डिक्लेरेशन का नाम क्या है? फॉर सिक्योरिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में कुछ एग्रीमेंट्स भी, कोलैबोरेशन भी साइन किए हैं, जैसे कि यूएस और इंडिया का हुआ है आईसीईटी, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इंजीनियरिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। 6 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं: डिफेंस, स्पेस, क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर एंड टेलीकम्युनिकेशन। ऐसे ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ साइन किया है, ईयू ने भी साइन किया है इंडिया के साथ। सो दे आर सम इनिशिएटिव्स विच आर टेकन। और गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हैं उनमें से एक है इंडिया एआई, नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया, नेशनल क्वांटम मिशन। इसकी डेट आप बताओगे कि ये कब से कब तक है। और डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स। चैलेंजेस हैं, एजुकेशनल गैप है, स्किल गैप है, ब्रेन ड्रेन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम स्पेंड नहीं करते, एक्सपेंडिचर नहीं है हमारा। तो ये क्रिटिकल सेक्टर्स में जो रोड मैप है, जैसे कि क्वांटम टेक में 2023 से 2028 तक, क्रिप्टोग्राफी में 2030 से 2034 तक, मोबाइल सिक्योरिटी में 2030 तक और 47, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, न्यू चिप डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स, इन सब से रिलेटेड। तो ये रोड मैप्स हैं बेसिक। नेक्स्ट है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। अमेरिकन गवर्नमेंट ने न्यूरालिंक, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है, उसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के ट्रायल्स के लिए अलाउ कर दिया है। इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो इसमें क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। बट वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम एलॉन मस्क इज़ ही इज़ एक्सट्रीम इन टेकिंग एक्शंस। गलत हो सही हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले वो एक्शंस लेता है, क्योंकि हमारे अंदर ये चीज़ आ जाती है कि हम एक परफेक्शन का इंतज़ार करते रहते हैं। ये हम सीख सकते हैं एलॉन मस्क से कि ही इज़ अ एक्शन टेकर, और बहुत जल्दी एक्सट्रीम सेंस ऑफ अर्जेंसी है उनके अंदर, विच इज़ मैं बहुत एडमायर करता हूँ पर्सनली।
तो ये इसी से रिलेटेड है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, लास्ट लेक्चर में बताया है। इसमें क्या है कि जो न्यूरॉन का पैटर्न है साइनेप्स बनाने का, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू सिग्नल्स ट्रांसमिट करने का, उसे ये कंप्यूटर रीड करेगा और जो हम सोचेंगे वो कंप्यूटर पे आ जाएगा। जैसे हम कुछ लिखना चाहते हैं हेलो, तो वो कंप्यूटर पे लिख के आ जाएगा बिकॉज ऑफ सम हमारे सिर पर कुछ ऐसे चिप्स लगे होंगे जो रीड करेंगे हमारे न्यूरॉन्स के पैटर्न को, जैसे कि इमेज में आप देख पाओगे ये है। यहाँ पर ये लगा हुआ है। इसमें 3 चीज़ें चाहिए, एक ट्रांसमीटर, एक मॉनिटर। तो ये यहाँ से रीड कर रहा है न्यूरॉन्स के पैटर्न को, और फिर इस पर्सन ने अगर दिमाग में सोचा कि उसे हेलो लिखना है तो ये कंप्यूटर पे बन के आ गया हेलो। ये है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। इसमें 3 चीज़ें चाहिए, एक डिवाइस जो डिटेक्ट करेगा सिग्नल्स को कमिंग फ्रॉम ब्रेन, जैसे कि ये, दूसरा कंप्यूटर जो एनालाइज करके दिखाएगा, और एक डिवाइस जो कंट्रोल करेगा। 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं इसके। पीपल जो फिज़िकल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रिसेंट जॉन अब्राहम की मूवी देखी होगी, अगर देखी है या ट्रेलर भी देखा है, उसका नाम है अटैक। उसमें आप देखोगे कि वो एक चिप लगा लेते हैं और ही कैन डू सम सुपर ह्यूमन स्टफ। वो यही है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, फैसिलिटेट ब्रेन रिसर्च, ह्यूमन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी इससे। कंसर्न्स हैं टेक्निकल यूज़र चैलेंजेस, डाटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी, सोशल इम्पैक्ट, एथिकल इश्यूज़, मेडिकल इश्यूज़, नॉर्मल। ये इसमें बेसिक नॉलेज है न्यूरॉन के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि कैसे वर्क करते हैं। एक नर्व जो इम्पल्स यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करती है, वो ट्रांसमिट होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे में। इस जंक्शन को कहा जाता है साइनेप्सिस। 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो इंफॉर्मेशन सेंस करते हैं फ्रॉम आवर 5 सेंसेस, और फिर दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन्स जो वॉलंटरी मसल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तीसरे होते हैं इंटर न्यूरॉन्स जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में काम करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंक। इलेक्ट्रॉनिक इंक कुछ नहीं है, आप जो अमेज़ॉन किंडल पे ब्लैक एंड वाइट देखते हो वो है इलेक्ट्रॉनिक इंक। और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे एनर्जी ना के बराबर यूज़ होती है डिस्प्ले में। आपने जैसे आप क्रोमा पे गए होगे या फिर रिलायंस डिजिटल पे गए होगे, तो आपने जहाँ पे आपकी रेट लिस्ट लगी रहती है प्रोडक्ट के सामने जो डिस्प्ले पे रखा रहता है, वो अपन को लगता है जैसे वो एक कागज़ है, बट असली में वो एक इलेक्ट्रॉनिक इंक के थ्रू एक डिस्प्ले होती है, जिस वजह से जब भी ऑफ़र आता है तो वो अपने आप रेट उसमें चेंज हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक इंक है, वो पेपर नहीं है। हमें देखने में लगता है कि वो पेपर है, वही है इलेक्ट्रॉनिक इंक। इसमें एक्चुअली में कैसे यूज़ होता है, इसे ई पेपर कहा जाता है या ई इंक कहा जाता है। इसमें एक्चुअली में एक इलेक्ट्रोड्स का कैप्सूल होता है, जैसे ये आप देख पा रहे हो, जिसमें ब्लैक और वाइट इलेक्ट्रोड्स का कलर रहता है। और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जितनी हमें ज़रूरत है उस हिसाब से, उसी तरीके से ये ब्लैक और वाइट इलेक्ट्रोड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जब हमें वर्ड्स देखने होते हैं अमेज़ॉन किंडल पे, जैसे हम बुक रीड कर रहे हैं, तो वो काले शब्द जो लिख के आते हैं, तो इसका मतलब है कि जो ब्लैक इलेक्ट्रोड्स हैं वो ऊपर उठ के आ गए हैं। इस वजह से हमें डिस्प्ले पे लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कैसे वर्क करते हैं। द स्क्रीन वर्क यूजिंग टाइनी माइक्रो कैप्सूल्स। ये माइक्रो कैप्सूल्स यहाँ पे हैं, जैसे विद पॉजिटिवली चार्ज वाइट पार्टिकल्स एंड नेगेटिवली चार्ज ब्लैक वन। यहाँ पे माइनस का साइन बना हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। और इसमें एक सस्पेंडेड फ्लूइड होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज देने की वजह से स्क्रीन में ये जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो ब्लैक दिखता है। ये एक कंपनी है जिसका नाम ही है ई इंक, इलेक्ट्रॉनिक इंक कंपनी, और वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें बनाती हैं। तो ये एक डिस्प्ले है और इसका एडवांटेज क्या है, आई कंफर्ट है, आउटडोर विजिबिलिटी है, लॉन्ग बैटरी लाइफ है। और बहुत कम लॉन्ग बैटरी लाइफ, ऑब्वियस है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होती है, इस वजह से इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसका एप्लीकेशन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ ई इंक। नेक्स्ट है द फादर ऑफ गॉड पार्टिकल, यानी सत्येंद्र नाथ बोस जी के बारे में। उनकी 50th एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी, तो उस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने
एक ही बुक लिखी है साइंस पे, विश्व परिचय, जो एस.एन. बोस जी को उन्होंने की है संबोधित। सत्येंद्र नाथ बोस जी ने क्या क्या फाइंड किया है रिसर्च में। यह है एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये एक्चुअली में 5वीं स्टेट है मैटर की। पहले हम जानते थे सॉलिड लिक्विड गैस तक, फिर हमें पता चला प्लाज्मा के बारे में, फिर हमें पता चला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसका मतलब है कि ये बहुत एक्सट्रीम कम टेम्परेचर पे एक स्टेट है मैटर की जो फॉर्म होती है। इसमें एक जैसे काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, अलग अलग पार्टिकल हैं गैस के। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में ये ऐसे वर्क करेंगे जैसे ये एक है बिल्कुल चिपक के, लाइक सॉलिड। बट सॉलिड में हमें वो फॉर्म दिखता है, इसमें वो नहीं दिखेगा, बट हम फिर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एज अ वन काम करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल द आइटम्स बिकम अ सिंगल एंटिटी एट दिस पॉइंट एंड possess quantum properties where in which particle together function as wave of matter। ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है। इसके एप्लीकेशन कहाँ पे है? एटॉमिक क्लॉक्स में है, क्वांटम कंप्यूटिंग में है, इंटरफेरोमेट्री में है, एटम लेजर्स में है। और प्रॉपर्टीज़ इससे क्या हो जाती हैं? इससे सुपर फ्लूइडिटी आ जाती है, ज़ीरो विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन या चिपचिपापन कम हो जाता है, बिल्कुल पानी की तरह विस्कस हो जाता, पानी की तरह बिल्कुल फ्लूइड हो जाता है। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब है कि 0% रेजिस्टेंस दिखाना इलेक्ट्रॉन्स के पास थ्रू होने में। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था शायद तक जनवरी में। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दिखाते हैं सुपर कंडक्टर सर्टेन टेम्परेचर को टच करने के बाद, जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। एलिमेंट्स हैं लेड, मरकरी, टिन एट्सेट्रा। दूसरा है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ये क्वांटम सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी को आगे बढ़ाने के बाद आइंस्टीन ने फाइंड किया था बोसॉन्स को। इसी वजह से बोसॉन्स का नाम बोसॉन्स है, बिकॉज उन्हें नाम दिया गया है सत्येंद्र नाथ बोस जी के बारे में ऊपर। सो ये थे सत्येंद्र नाथ जी, उनके बारे में उनकी रिसर्च। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइनिंग फूड रेगुलेशंस इन इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना सर्टिफिकेशन, सिर्फ एक ही सर्टिफिकेशन अलाउ कर दिया, सिंगल विंडो एजेंसी की तरह। उसमें मल्टीपल सर्टिफिकेशन जो पहले लेने पड़ते थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का और एगमार्क का, अब वो लेना रिक्वायर नहीं है फॉर फूड प्रोडक्ट्स। सिर्फ FSSAI का सर्टिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। पहले हमें BIS एक्ट यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाला एगमार्क का दोनों सर्टिफिकेशन लेने पड़ते थे, यानी कि टोटल 3 सर्टिफिकेशन। बट अब फूड प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ हमें एक सर्टिफिकेट लेना है, विच इज़ ऑफ FSSAI। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2006 में बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। इनिशिएटिव्स इनके क्या क्या हैं? सेफ्टी स्टेट फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स, ईट राइट इंडिया मूवमेंट और हार्ट अटैक रिवाइंड, 3 इनिशिएटिव्स हैं। तो ये इसी से रिलेटेड था। BIS ये भी एक स्टैंडर्ड बॉडी है जो स्टैंडर्ड डिफाइन करती है चीज़ों के क्वालिटी और क्वालिटी बेसिस पे। एगमार्क भी सर्टिफिकेशन डिफाइन करता है फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सो दीज आर मेन आर्टिकल्स। नेक्स्ट है आर्टिकल्स न्यूज़ इन शॉर्ट्स। प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान प्रोजेक्ट। एक्चुअली में अगर आपको पता हो, पिछले लेक्चर्स आपने अगर फॉलो किए हैं, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो है वो एक्सेलरेटर है अभी तक सबसे बड़ा, जिसमें हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी हुई है। ये जो प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान प्रोजेक्ट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि काफ़ी सारी कंट्रीज़, कनाडा, US, यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, इंडिया मिलके, फ्रांस मिलके इसे बना रही हैं। ये फास्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर हैं जो US की सॉइल पे बनाया जाएगा। इसमें इंडिया, फ्रांस, इटली, पोलैंड, UK है, और ये न्यूट्रिनो बीम पास करेंगे। अगर आपको इसे बहुत डिटेल में समझना है तो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो इसी फर्मी लैब की चैनल का है। उसमें काफ़ी डिटेल में समझाया है, 8 से 9 मिनट की वीडियो है, प्लीज़ आप उसे देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये है क्या PIP2। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से रिलेटेड ही है ये, और इससे हम और भी ज़्यादा स्टेट्स जान पाएंगे ऑफ गॉड पार्टिकल, और एक्सेलरेटर ये काफ़ी बड़ा होने वाला है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आ जाता है।
तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पिप 2 रिसेंटली इन न्यूज़, व्हाट इज़ दिस। तो आप इतना तो जानते हो कि ये इसी चीज़ से रिलेटेड है, रिगार्डिंग गॉड पार्टिकल और बोसॉन्स या एक्सेलरेटर। लेज़र कूलिंग पॉजिट्रोनियम, ये जो यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च है, उन्होंने लेज़र कूलिंग पॉजिट्रोनियम एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। इसमें क्या होता है कि एक एटम के पास से एक लेज़र निकाली जाती है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। एक्साइटेड मतलब एक्सपेंड करने लगता है, और थोड़ी देर एक्सपेंड करने के बाद जब वो खुद कूल होता है तो फिर वो दूसरी तरफ लेज़र को पास कर देता है, जैसे ऐसे। तो ये लेज़र कूलिंग ऑफ पॉजिट्रोनियम है, और इसी एटम का इस वजह से यूज़ हो रहा है क्योंकि ये सबसे लाइटेस्ट एटम है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, यानी एक मैटर एक एंटी मैटर है। इस वजह से इस पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, और ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इस वजह से हो जाता है लेज़र कूलिंग पॉजिट्रोनियम। इसकी भी एक वीडियो है जो इन्हीं की तरफ से है, लैब्स की, वो मैंने ऐड कर दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से वो भी देख लेना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। मुश्किल से 3 मिनट की वीडियो है, वो भी उसमें अच्छे से उन्होंने यही समझाया है कि एक्सपेंड कैसे होता है, और पॉजिट्रोनियम ही क्यों यूज़ किया है हमने, बिकॉज ऑफ इट बीइंग द लाइटेस्ट, और मैटर और एंटी मैटर इसी के थ्रू पता चल जाता है, इस वजह से। नेक्स्ट है इनसैट 3DS वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट। इसरो ने लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस याद रखिएगा। इनसैट 3DS वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट, ये लॉन्च की गई है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। इसमें यूज़ हुआ है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट का। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट क्या है, ये ऊपर इमेज थी, आपने अगर देखी हो, ये है। हम यहाँ से लॉन्च करते हैं अर्थ से, और इसे हम अर्थ की ऑर्बिट के पास ले जाते हैं, जहाँ से सैटेलाइट्स रिवॉल्व करने लगती हैं, अर्थ को ऑर्बिट करने लगती हैं, और फिर हम इंजन यहाँ पे बंद कर देते हैं कि फ्यूल सेव हो जाए। और फिर जब अर्थ के पास से ये अपने आप एलिप्टिकल ऑर्बिट लेने लगती है, तो हम 1-2 ऑर्बिट इसे लेने देते हैं। फिर जब ये एक पीक पॉइंट पे पहुंचती है, यहाँ से हम इसे इंजन स्टार्ट करके बाहर ले जाते हैं इस ऑर्बिट से, और फिर दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसे कहते हैं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट। इससे फ्यूल का बहुत एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि हम इसमें फ्यूल का यूज़ ही नहीं करते, वो अपने आप ही ऑर्बिट करने लगता है। इस वजह से ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इसमें जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट का यूज़ हुआ है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है इसे। ये 3rd जनरेशन की मीटेरोलॉजिकल सैटेलाइट है, और ये डेडिकेट की गई है मीटेरोलॉजिकल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। और इसमें पेलोड जो हैं वो है डाटा रिले ट्रांसपॉन्डर, साउंडर पेलोड और इमेजर पेलोड। और GSLV F14 यानी कि ये 16वीं फ्लाइट है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। और इसमें इंडिजीनियस क्रायोजेनिक स्टेज है। इसमें 3 स्टेज हैं एक्चुअली में। सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। और यहाँ पे स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगे रहते हैं 200, जिसे हम कहते हैं GSLV Mark 3। इससे फ्यूल अच्छे से बर्न होता है, इस वजह से यूज़ किया जाता है मोस्टली क्रायोजेनिक को। और ये हमने टेक्नोलॉजी खुद डेवलप की थी, और इसमें बहुत बड़ा हाथ है श्री नम्बी नारायण जी का, जिनको फंसा दिया गया था उस केस में। आपने रॉकेटरी अगर मूवी नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट कि टाइम निकाल के ज़रूर देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इस सैटेलाइट के, इनसैट 3DS सैटेलाइट के? ये अर्थ सरफेस को मॉनिटर करेगी, ओशनिक ऑब्जर्वेशंस करेगी, और इन्वायरमेंट को भी समझेगी, और वर्टिकल प्रोफाइल हमें प्रोवाइड करेगी एटमॉस्फेयर की, डाटा कलेक्शन, डाटा डिसेमिनेशन कैपेबिलिटीज़, और सर्च एंड रेस्क्यू सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है, इसरो ने कंफर्म किया है सक्सेसफुल डी ऑर्बिटिंग। डी ऑर्बिट का मतलब, ऑर्बिट का मतलब जब हमने अर्थ से भेजा उसे ऑर्बिट करने के लिए, डी ऑर्बिट का मतलब इस ऑर्बिट से हम वापस लेके आ रहे हैं उसे अपने एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो अब डिस्कार्ड हो चुकी है। और आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा स्पेस डेब्री, वो स्पेस डेब्री को कम करने के लिए हमने ये डी ऑर्बिटिंग करवाई है कार्टोसैट की। कार्टोसैट को लॉन्च किया गया था 2007 में। ये सन सिंक्रोनस है। सन सिंक्रोनस का मतलब पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
PSLV का जैसे यूज़ होता है मोस्टली। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है जो इक्वेटर पे होती है, एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होती है, और एक होती है सन सिंक्रोनस यानी पोलार सैटेलाइट। ये लो अर्थ ऑर्बिट्स में होती हैं, वर्टिकली पोलार रीजन्स में, नॉर्थ एंड साउथ पोल इस रीजन में ये घूमती है सर्कुलर पैटर्न में, और लो अर्थ यानी 2000 किलोमीटर से कम में, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी जल्दी कवर कर लेती हैं पूरे अर्थ को। इस वजह से इनका यूज़ होता है रिमोट सेंसिंग के लिए। ये कार्टोसेट यानी कार्टोग्राफी से इसका रिलेशन है, यानी मैप से, मैपिंग से। तो इसे हमने डेब्री डी ऑर्बिट करके ये प्रूव किया है कि हम एक रिलायबल नेशन हैं जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ आउटर स्पेस में बिलीव करते हैं। इस वजह से हम स्पेस डेब्री को बढ़ने नहीं देना चाहते, और हमने ये वापस अपने एटमॉस्फेयर में बुला के इसे स्क्रैप कर देंगे। ये है इम्पॉर्टेंस इसका। नेक्स्ट है वाटर डिस्कवर्ड ऑन एस्टेरॉइड्स। 2 एस्टेरॉइड्स हैं, आयरस एंड मैसाइलिया। इन दोनों में रिच सिलिकेट फाउंड हुआ है और पानी भी पाया गया है मॉलिक्यूल्स में। इसे जिसने फाइंड किया है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सोफिया। ये जर्मनी और नासा ने मिलकर बनाया था। ये ऑब्जर्वेटरी है, 2022 में ये रिटायर कर चुकी है। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? दे आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन, स्मॉलर देन प्लैनेट्स, और ये लाइट भी शेड कर सकते हैं। और इस बारे में ये लाइट शेड करेंगे कि पानी कैसे अर्थ पे आया, और ये हेल्पफुल हो सकते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिसर्च के लिए। प्लैंकटन एरोजोल्स क्लाइमेट ओशियनिक सिस्टम पेस, नासा ने, स्पेस एक्स ने एक नासा की सैटेलाइट पेस नाम की लॉन्च की है। ये सन सिंक्रोनस है जैसा अभी बताया वैसे ही, पोलर ऑर्बिट में। ये स्टडी करेगी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस और प्लैंकटन एरोजोल्स और क्लाइमेट ओशियनिक सिस्टम को ऑफ अर्थ, और ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी ओशियन के एटमॉस्फेयर को रिलेटेड एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और न्यू कंट्रीब्यूट करेगी न्यू ग्लोबल मेजरमेंट ऑफ ओशियन कलर, क्लाउड प्रॉपर्टीज़ एंड एरोजोल्स। एरोजोल्स क्या हैं? ये कूलिंग पार्टिकल्स हैं जिससे रिफ्लेक्ट हो जाती है सन की रेज। युवा विज्ञानी कार्यक्रम, इसरो ने ये युविका इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इट इज़ लाइक स्टेम रिलेटेड सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उन्हें रिसर्च करवाएंगे और उन्हें नॉलेज पास ऑन करेंगे रिलेटेड टू द साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम सब्जेक्ट्स के रिलेटेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, इंटर्नशिप। आपने एक और ट्रेनिंग के बारे में सुना होगा विच इज़ ट्यूलिप, ये भी इंटर्नशिप ही है। WHO ने अवार्ड किया है उन कंट्रीज़ को जिन्होंने ट्रांसफेट को एलिमिनेट करने में जो सक्षम रहे हैं, और फर्स्ट एवर वैलिडेशन सर्टिफिकेट दी गए हैं डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया और थाईलैंड को। ट्रांसफैटी एसिड्स आप ये समझ लीजिए दे आर वेरी 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 डिज़ास्ट्रस फॉर ह्यूमन बॉडी, और इससे हार्ट अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये LDL को बढ़ा देता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और मोस्ट ऑफ दी ये सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर में, जैसे कि आपका बटर, दैट इज़ ट्रांसफैट। जो WHO ने क्राइटेरिया दिया है कि आप हेल्दी वे में कितना ट्रांसफैट ले सकते हैं, विच इज़ अराउंड 100 ग्राम्स में 2 ग्राम फैटी एसिड लेना। इससे ज़्यादा लेना इज़ नॉट हेल्दी। इस वजह से ये सब बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि लाइफस्टाइल ही बहुत ज़्यादा ऐसी हो चुकी है। अमेरिका में अराउंड 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ ओबीज। इंडिया ने क्या मूवमेंट स्टार्ट किए हैं इससे रिलेटेड? ईट राइट इंडिया मूवमेंट, जो FSSAI ने किया है, जो हमने प्रीवियस देखा था। नेक्स्ट है WHO का रिप्लेस फ्रेमवर्क, रिव्यू, प्रमोट, लेजिस्लेट, असेस, क्रिएट, एनफोर्स, रिप्लेस फ्रेमवर्क। WHO ने लॉन्च किया है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। इसमें हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि हमने कब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च कर दिया था। डिजिटल हेल्थ का मतलब है कि आपकी जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं और आपका जो इंक्लूजन है डिजिटली, वो होना चाहिए। आपके रिकॉर्ड्स, आपके पेशेंट की प्रोफाइल, सब कुछ डिजिटली होना चाहिए, और इससे एक स्ट्रीमलाइन वे में चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कई बार कागज़ यहाँ वहाँ गुम जाते हैं, तो लोग
बता ही नहीं पाते कि किसी इंसान को पुरानी कोई पहले से कोई डिजीज़ है कि नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो हमने भी डिजिटल हेल्थ में यही लिया है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, GIDH, इसका सेक्रेटरीट बनाया गया है, हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो ये याद रखिएगा, GIDH। और इसमें एफर्ट हैं वही बोल बच्चन बातें, कंट्री नीड्स ट्रैकर, कंट्री रिसोर्स पोर्टल, ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स, कन्वेनिंग द नॉलेज एक्सचेंज, सब बोल बच्चन। फाउंडेशनल पिलर्स वही जो अभी देखे हैं चारों। बस ये याद रखिएगा, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ बाय WHO। सैम्पलिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSO, इन्होंने गाइडलाइन दी हैं ड्रग्स की और जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेके। सेक्शन 22 और 23 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 प्रेस्क्राइब करता है डिटेल प्रोसीजर फॉर सैंपल टू बी टेकन। जैसे कहीं भी कोई फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रैंडम सैंपल्स लिए जाएंगे और चेक किया जाएगा कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ डन थ्रू CDSO। ये यही है जो अप्रूव करते हैं किसी भी ड्रग को मार्केट में आने देने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली जो हुआ था गैम्बिया और उज़्बेकिस्तान में कि हमारा कफ सिरप की वजह से कुछ बच्चे की डेथ हो गई थी, ऐसा कहा जा रहा था, अभी प्रूवन नहीं है, बट ये एक इमेज पे असर डालता है और हमें बनना है फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट है, ये है इसके बारे में है ड्रग रेगुलेशन, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, ये आप पढ़ सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी ड्रग्स कंट्रोल करता है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये करते हैं अप्रूव स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स एंड ब्लड प्रोडक्ट्स एंड वैक्सीन। गिनिया वॉर्म, ये एक पैरासाइट डिजीज़ है, ये सिर्फ ह्यूमंस को होता है। ये गंदे पानी को पीने से होता है जिसके अंदर ये लार्वे होते हैं और उस वजह से ये अंदर आ जाता है। इट कैन ग्रो अप टू 2 to 3 feet और ये करीब करीब पैर के पास आने के बाद फिर बॉडी से बाहर निकलता है, विच इज़ वेरी 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 पेनफुल, और उसमें बर्निंग सेंसेशन होती है और ऐसे ही इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो ये एक वन ऑफ द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं। इंडिया ने इसे एरेडिकेट कर दिया था 2000 में, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी, न्यूज़ में भी है, पानी पीने से होता है और पैरासाइट डिजीज़ है और ये ह्यूमंस को ही होता है सिर्फ। नेक्स्ट है रोडामाइन बी, ये एक टॉक्सिक इंडस्ट्रियल डाई है जो कलरिंग एजेंट के लिए यूज़ होती है, आर्टिफिशियल, बट ये पाई गई है कहाँ? कॉटन कैंडी, जो आप देखते हो ना साइकिल पे वो आता है एक पिंक कलर के, जैसे हम कुछ रीजनल बेसिस में तो कुछ भी बोल देते हैं बुढ़िया के वाल या कुछ भी, विच इज़ कॉटन कैंडी, और वो काफ़ी मीठी होती है। उसमें वो जो कलर आता है वो रोडामाइन बी की वजह से आता है, विच इज़ आर्टिफिशियल कलर डाई जो कपड़ों में यूज़ होती है और ये काफ़ी टॉक्सिक है, इस वजह से बैन कर दी है तमिलनाडु ने, इसमें सैंपल पाए गए थे। तो रोडामाइन बी इज़ अ आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट। नेक्स्ट है कालाज़र या ब्लैक फीवर, ये सैंड फ्लाई की वजह से होता है, ये एक प्रोटोजियन डिजीज़ है और पूरे वर्ल्ड का 30% इंडिया के अंदर पाया जाता है और ये काफ़ी फेटल है। और जो लोग HIV से प्रोन हैं दे आर मच मोर वल्नरेबल फॉर इट। और पूरे इंडिया का 80% जो केसेस हैं वो बिहार से आते हैं कालाज़र के। और कहा जाता है कि मुग़ल किंग अकबर भी इसी के कारण डेथ हुई थी उसकी। नेक्स्ट है मैगलेव, मैग्नेटिक लेविटी, ये एक ट्रेन है जिस चाइना में ऐसे ये चलाई जाती है। इनमें जो हमारे यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जाती है, जो ट्रैक होता है, उनमें मैग्नेट्स होती हैं, तो और जो ट्रेन का बेस है उसमें भी ये मैग्नेट्स होती हैं। तो जब दोनों सेम पोल की मैग्नेट्स आमने सामने आती हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो इसी तरीके से जैसे ये रिपेल कर रही है नॉर्थ एंड नॉर्थ, तो ये आगे बढ़ जाएगी। बट आगे क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नॉर्थ को ये जो साउथ वाली मैग्नेट है, आगे वाली मैग्नेट, वो अट्रैक्ट कर रही है तो ये आगे बढ़ जाएगी। बट ये जैसे ही आगे आएगा तो साउथ वाला इसके ऊपर आ जाएगा तो वो फिर रिपेल करेगा। तो यानी कि इसमें ना तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है ना किसी ड्राइवर की ज़रूरत है, ये सिर्फ पूरी तरह से ऑटोमेटिक चलती हैं। और इसने जो स्पीड का रिकॉर्ड ब्रेक किया है विच इज़ 623 किलोमीटर पर आवर। मैं इसे इतनी एक्साइटमेंट से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा 10th स्टैंडर्ड में प्रोजेक्ट था, मैंने खुद ये बनाई थी फ्रॉम दोज बार मैग्नेट्स जो रेड कलर की आती हैं जिनमें N और S लिखा होता है।
सो मुझे ये बहुत अच्छे से याद है, मैंने ये डिस्कवरी पे देखी थी, तब से हम लोगों को बनाने का बहुत शौक था, तो ये हम लोगों ने साइंस प्रोजेक्ट में बनाया था। इसमें कोई इमिशन नहीं होता, कोई फ्रिक्शन नहीं होता, और दो ट्रेन जो सेम रूट पे ट्रैवल कर रही हैं उनके क्रैश होने का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि उनमें भी वही मैग्नेट्स है तो वो रिपेल कर जाएंगी। इस वजह से ये बहुत यूनिक कंसेप्ट है। बस इसके लिए थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टिंग में लगता है। पुश पुल ये आप समझ सकते हो, मैंने आपको मेन कंसेप्ट बता दिया कि जैसे ये ऊपर आप ट्रेन के देख रहे हो एक एन और एस लिखा हुआ है, ऐसे ही नीचे ट्रैक पे भी एन और एस लिखा है, यहाँ पे देखो बीच में रिपेल भी लिखा हुआ है, तो वो रिपेल करेगी और आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं और पुल करते हैं एक दूसरे को। जैसे एस को एन करेगा और एस को एस रिपेल कर देगा तो वो आगे चला जाएगा। नेक्स्ट है, गोवा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ने सीबॉट को लॉन्च किया है कोरल लीफ के स्टडी के लिए। ये 200 मीटर पानी के नीचे जा सकता है, और बाथिमेट्री स्टडीज़ को करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सी फ्लोर को मैप करने के लिए। तो सीबॉट याद रखिएगा, सीबॉट फॉर सी, बेसिक है सीबॉट फॉर सी स्टडीज़, सी बहुत ज़्यादा सासा हो गया। सो सीबॉट फॉर सी स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। सो दैट्स इट, ये फेब की मैगजीन हो गई। नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी द मार्च मैगजीन विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वन, क्योंकि मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत नहीं है। अप्रैल वाले में मोस्टली इलेक्शंस हैं, तो चांसेस कम है कि उससे उसके बाद जाके पेपर बनाएं। पेपर मेरे हिसाब से अभी बन ही गया होगा अप्रैल ही में। सो दैट्स इट फॉर फेब, और थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग, और आपका मुझे थोड़ा झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।